हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो स्टडी किया था उसके आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है स्वातंत्र्य कोटि। ठीक है, आपको पता है किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए कितने निर्देशांक चाहिए? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू शो द एटम। तो एक परमाणु के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वही होता है कि किसी को दर्शाने के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट, जो निर्देशांकों की जरूरत होती है, उसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो एक परमाणु के लिए कितनी होगी? 3, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो किसी एन परमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n। अब जो गतियां होती है 3 तरह की होती है। एक स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है रोटेशनल घूर्णन गति, और एक होती है वाइब्रेशनल कंपन। यानी 3 प्रकार के मोशन होते हैं। ट्रांसलेशनल इस तरह से ट्रांसलेट करती है, में सरल रेखा में जो होती है। इसी तरह से एक होती है रोटेशनल, रोटेट करती है, और एक होती है जो वाइब्रेशन करती है। तो स्थानांतरण गति कितनी होती है? स्थानांतरण गति 3 होती है। घूर्णन गति कितनी होती है? रोटेशनल घूर्णन गति कितनी होती है? 2। तो जब आपका अणु क्या है? लीनियर है, रेखीय है। ये ध्यान रखना। रोटेशनल मोशन 2 होती है जब मॉलिक्यूल, जब अणु आपका लीनियर है, रेखीय है। और घूर्णन गति 3 हो जाएगी जब आपका अणु नॉन लीनियर आएगा, यानी कि अरेखीय होगा। तो ऐसी कंडीशन में, तो इस तरह से मेरे पास स्थानांतरण गति कितनी आई? 3। मेरे पास घूर्णन गति कितनी आई? 2 या 3। तो अब टोटल मैंने आपको बताई 3 गतियां होती हैं, स्थानांतरण गति, घूर्णन गति। तो बची कौन सी? शेष कौन सी रही? रिमेनिंग कौन सी है? कंपन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए? तो कंपन गति की संख्या कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जिसको अपन बोल सकते हैं मोड्स भी, जिसको बोल सकते हैं विधा भी, किसको बोलते हैं? तो कंपनों की संख्या कितनी हो गई? कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए? टोटल कितने थे? 3n। टोटल कितने थे? 3n। उसमें से आप अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को लेस कर दो तो आपके पास फॉर्मूला बन गया 3n माइनस 5। लेकिन ये 5 तब लगेगा जब आपका मॉलिक्यूल क्या है? लीनियर है। 3 और 2 5, समझ गए? इसी तरह से अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो फिर क्या आएगी? 3 प्लस 3। तो उस कंडीशन में 3n माइनस 6 हो जाएगा। किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए, अरेखीय के लिए। तो इस तरह से ये कंपनों की संख्या की, किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होते हैं उसको हम इससे निकाल सकते हैं। और उसका एक छोटा सा, एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपके आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ CO2 अणु के अंदर क्वेश्चन बन गया, CO2 में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है अणुओं की संख्या, n। अणु में परमाणु कितने हैं? n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु कितने हैं मेरे पास? 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए? 3। तो परमाणु की संख्या कितनी है? 3। और CO2 क्या है? एक रेखीय अणु है। अब इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ज्ञात होनी चाहिए, उसकी संरचना के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अपने को पता है CO2 क्या है, इस तरह से होता है, इसका मतलब CO2 क्या है? लीनियर है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 3n माइनस 5। 3n, n की वैल्यू 3 है, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 माइनस 5। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने आ गए? 4। ठीक है, तो CO2 के अंदर 4 वाइब्रेशंस होते हैं। इसी तरह से
अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वाटर मॉलिक्यूल, H2O में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, अणुओं कंपनों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, परमाणु की संख्या कितनी 3। लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर है। कैसे पता पड़ा कि आपको पता है वाटर की शेप क्या होती है, वी शेप है, तो ये क्या हो गया नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर जब होता है तो हमारे फॉर्मूला क्या लगता है 3n माइनस 6, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3n माइनस 6, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 3 माइनस 6, वैल्यू क्या आई 3, तो इसके अंदर 3 वाइब्रेशंस आएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखें बेंजीन। अगर मैं आपको कहूँ बेंजीन के अंदर C6H6, C6H6, n की वैल्यू कितनी हो गई 12। बेंजीन क्या है, नॉन लीनियर है। ये चीज आपको जब तक पता नहीं होगी इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, तो वो आपके स्ट्रक्चर से आपको पता आना चाहिए। तो 3n माइनस 6 फॉर्मूला लगाया, 3 इंटू 12 माइनस 6 तो 30। तो बेंजीन के अंदर देखो कितने सारे वाइब्रेशंस आ गए, 30 वाइब्रेशंस होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी अणु में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर आपको कैलकुलेट करने दिए जाए तो आप इसका फॉर्मूले का यूज करके आप उसको फाइंड, जैसे CCl4 में कितने होंगे, क्लोरोफॉर्म में कितने होंगे, एथिल एल्कोहल में कितने होंगे, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो इसका मतलब देखो बेंजीन के अंदर 30 वाइब्रेशंस है, लेकिन सारे के सारे वाइब्रेशंस जो हैं वो यूजफुल नहीं होते हैं। तो यूजफुल वाइब्रेशन कौन होते हैं उसका मैं बाद में सेपरेट दूसरे वीडियो लेक्चर में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास पार्ट ये आया कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर जो रीजन है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन क्या होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। माइक्रोमीटर में आपको मैंने बताया था 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए, ये इसके ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो IR रीजन को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ये होता है आपके 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह क्षेत्र, फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसमें जो भी आपके अवशोषण बैंड आएगी, एब्जॉर्प्शन बैंड आएगी, वो ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण आएगी। वाइब्रेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक होता है स्ट्रेचिंग यानी तनन, और एक होता है बेंडिंग यानी बंकन। तो इस रीजन के अंदर, इस वाले रीजन में आपके जो भी वाइब्रेशंस जो भी होते हैं वो होते हैं किसके कारण, कौन से वाइब्रेशंस के कारण जो बैंड आती है, तो वो होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। एक दूसरा रीजन और होता है जिसको हम बोलते हैं 1300 से 900 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके ऊपर जो रीजन पे आती है उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट मतलब वही अंगुली छाप क्षेत्र। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, फिंगरप्रिंट रीजन किसे कहते हैं, अंगुली छाप क्षेत्र किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। तो फिंगरप्रिंट का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से किसी चोर की पहचान उसके फिंगरप्रिंट से कर लेते हैं, अपन को चोर चोरी करके गया उसको पकड़ना है तो फिंगरप्रिंट से उसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक इसी तरह से अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, इस वाले रीजन से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो हम इस रीजन में उसके अवशोषण बैंड से, उसके एब्जॉर्प्शन बैंड से फाइंड कर सकते। तो इस क्षेत्र में जो आपके रिमेनिंग जो बचा हुआ है, जैसे CH, CN, NH, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और साथ में बेंडिंग वाइब्रेशन, ये 2 बातें मैंने बोली। CH, CN, NH के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन
और साथ में बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण जो भी अवशोषण बैंड इस रीजन में आती है उस रीजन को उंगली छाप क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसको याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको आईआर क्षेत्र के रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करी। अब अपन देख दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे इतने सारे हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड आती है। एब्जॉर्प्शन बैंड किसके कारण आती है? सबसे पहले बात मैं वापस अपने उसी क्वेश्चन पे जाता हूँ कि जो भी अपने पास एब्जॉर्प्शन बैंड आती है, आप वापिस ध्यान रखेंगे जब हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन लेवल होता है, मैंने आपको सिलेक्शन रूल के अंदर बताया था वाइब्रेशन लेवल, तो 0 वाइब्रेशन लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल में जब जाता है तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, मूलभूत अवशोषण बैंड। ये ध्यान रखना। और ज्यादातर यही अवशोषण बैंड होती है जिसके कारण हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जब अपन आईआर स्पेक्ट्रा देखेंगे, बुक में भी आपने देखना कि आईआर स्पेक्ट्रा होता कैसा है। मैं थोड़ा सा एक आपको हिंट देता हूँ कि किसी भी कंपाउंड का अगर आप आईआर स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो जनरली वो एक तो किसके बीच में होता है, वेव नंबर, और इधर जो होती है वो होती है इंटेंसिटी, तीव्रता। किसी भी मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रम लेना है तो हम किसके लिए कैसे लेंगे, उसका एक सैंपल लेंगे और उसमें केबीआर या एनएबीआर का उसके साथ मिक्स करके एक पैलेट्स यानी टिकड़ी बना करके और उसको इंस्ट्रूमेंट में रख देते हैं और हमारे पास उसका स्पेक्ट्रम आता है। तो वो स्पेक्ट्रम जस्ट लाइक इसके रीजन को अभी अपन डिस्कस करा था, 4000 से लेकर के कितने तक होता है ये 667 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 1000। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये इस तरह से आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखो 4000 है, आप इसको यहाँ पे कितना हो गया 3000, यहाँ पे कितना हो गया 2000, यहाँ पे कितना हो गया 1000। ओके, तो कोई भी आईआर स्पेक्ट्रा जो आता है वो जस्ट लाइक इस तरह से आता है। ये इस तरह से आप बुक में देखना, ये आईआर स्पेक्ट्रम इस तरह से। तो ये जो पार्ट आ रहे ना, ये वाले पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। ये आईआर स्पेक्ट्रम है, किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। तो आप बुक में देखेंगे तो इस तरह के डायग्राम आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप देखो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है, जिस तरह से वो कार्डियोग्राम जो बनता है ना ईसीजी से, और वो इस तरह से जो बनता रहता है डायग्राम, तो ठीक वैसा ही डायग्राम आता है। लेकिन कई बार कुछ बैंड आती है कुछ बैंड नहीं आती है, तो क्योंकि जितने वाइब्रेशन होंगे उतने ही बैंड्स आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कई बार ज्यादा भी आ सकते हैं, कई बार कम भी आ सकते हैं। तो बुक के अंदर रीजन भी दे रखा है कि ज्यादा अवशोषण बैंड आने का क्या कारण है और कम अवशोषण बैंड आने का क्या कारण। लेकिन फंडामेंटल जो बैंड होती है वो केवल किसके कारण आती है, वो मैंने आपको बताया कि जब भी V0 से V1 में ट्रांजिशन होता है, ये ध्यान रखना, 0 से 1 में आता है यानी मॉलिक्यूल लोअर लेवल में है और फर्स्ट लेवल में आता है, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। इसके अलावा अगर वो जाता है जैसे V0 से V2 में चला गया या V0 से V3 में चला गया, ये भी है, इसको बोलते हैं। तो इनके कारण जो बैंड होती है उसको बोलते हैं हॉट बैंड। और अगर V1 से V2 में जा रहा है या V3 में जा रहा है उसको ओवरटोन बैंड। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू।